आर्या, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन की सच्चाई को जाने। तू कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि विराटगढ़ की असली राजकुमारी है। तेरे पिता एक महान राजा थे और तेरी मां ने अपनी अंतिम सांस तक तुझे बचाने के लिए संघर्ष किया था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एक साधारण लड़की हूँ जिसने अपना पूरा जीवन इस जंगल में बिताया है। फिर मैं राजकुमारी कैसे हो सकती हूँ? सत्य हमेशा छुपा नहीं रहता आर्या। जिस अंधकार ने तेरे परिवार को खत्म किया था, अब वही फिर से तेरे सामने आने वाला है। इसलिए अब तुझे अपनी असली पहचान स्वीकार करनी होगी। एक समय की बात थी। विराटगढ़ नाम का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जहां न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। उनके साथ उनकी रानी सुदेवी रहती थीं, जो दयालु और साहसी स्वभाव की थीं, और उनकी एक नन्ही राजकुमारी आर्या थी, जो पूरे राज्य की खुशी का कारण थी और जिसे हर कोई बहुत प्रेम करता था। राज्य में शांति और समृद्धि थी, लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा खतरा छिपा हुआ था जिसके बारे में किसी को कोई आभास नहीं था। ये खतरा राज्य के अंदर ही मौजूद था और सही समय का इंतजार कर रहा था। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, अचानक महल के चारों ओर हलचल शुरू हो गई। सैनिकों की दौड़ भाग, तलवारों की टकराने की आवाजें और आग की लपटें पूरे महल में फैलने लगीं। ये हमला किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि राज्य के अपने ही सेनापति विक्रांत ने किया था, जिसने सत्ता पाने के लिए विश्वासघात का रास्ता चुना था। महाराज, हमें तुरंत आपकी सुरक्षा बढ़ानी होगी, क्योंकि सेनापति विक्रांत ने अपने ही सैनिकों के साथ मिलकर महल पर हमला कर दिया है और वो सीधे राज सिंहासन पर कब्जा करना चाहता है। स्थिति तेजी से नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। ये संभव नहीं हो सकता कि विक्रांत जैसा व्यक्ति इस प्रकार का विश्वासघात करे। लेकिन यदि उसने ऐसा किया है, तो हमें अपने राज्य और अपने परिवार की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। तुम सभी सैनिकों को आदेश दो कि वे महल की रक्षा के लिए तैयार रहें और किसी भी कीमत पर दुश्मन को अंदर प्रवेश ना करने दें। महाराज, परिस्थिति बहुत गंभीर लग रही है और मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं ये हमला हमारे परिवार के लिए बड़ा खतरा न बन जाए। हमें तुरंत कोई सुरक्षित उपाय सोचना होगा ताकि हमारी बेटी सुरक्षित रह सके। सुदेवी, अब समय बहुत कम है और हमें कठोर निर्णय लेना होगा। अगर हम दोनों यहाँ रुकते हैं तो शायद हम लड़ते हुए अपनी जान दे देंगे, लेकिन हमारी बेटी को हर हाल में सुरक्षित रहना चाहिए। इसलिए तुम तुरंत उसे लेकर महल के गुप्त मार्ग से बाहर निकल जाओ और उसे किसी भी कीमत पर बचाओ। सुदेवी, ये संभव है कि हम इस युद्ध में जीवित ना बच पाएं, लेकिन मुझे तुमसे एक वचन चाहिए कि तुम हमारी बेटी को हर हाल में सुरक्षित रखोगी और उसे एक ऐसा जीवन दोगी जहां वो भय से दूर रह सके। यही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। महाराज, मैं आपको वचन देती हूँ कि चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं हमारी बेटी को सुरक्षित रखूंगी और उसे हर खतरे से दूर ले जाऊंगी। लेकिन आप भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि इस राज्य को आपकी आवश्यकता है। अब समय आ गया है, तुम जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। जो भी हो, हमारी बेटी को बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। महल के अंदर युद्ध की स्थिति बन चुकी थी। चारों ओर आग और धुएं का फैलाव था। राजा वीरेंद्र अपने सैनिकों के साथ युद्ध में उतर चुके थे और रानी सुदेवी अपनी बेटी को लेकर गुप्त मार्ग की ओर बढ़ रही थीं। हर कदम के साथ खतरा और बढ़ता जा रहा था और समय तेजी से उनके हाथ से निकल रहा था। महल के अंदर युद्ध अपने चरम पर था। तलवारों की टकराहट, सैनिकों की चीखें और आग की लपटें पूरे वातावरण को भयावह बना रही थीं। राजा वीरेंद्र अपने सैनिकों के साथ अंतिम सांस तक लड़ रहे थे, लेकिन दुश्मनों की संख्या अधिक थी और विश्वासघात ने उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया था। आज के बाद इस राज्य पर केवल मेरा अधिकार होगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका अंत निश्चित है, चाहे वो राजा हो या उसका वंश। कोई भी मेरी शक्ति के सामने टिक नहीं पाएगा।
रानी सुदेवी अपनी नन्ही बेटी आर्या को लेकर गुप्त मार्ग से बाहर निकल चुकी थीं। उनके कदम तेजी से जंगल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पीछे से दुश्मन सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। हर क्षण खतरा बढ़ता जा रहा था। रानी सुदेवी अपनी बेटी को लेकर लगातार जंगल में आगे बढ़ रही थीं। पीछे से सैनिकों की आवाजें लगातार नजदीक आती जा रही थीं और अब उनके पास बचने के विकल्प बहुत कम रह गए थे। तभी उनकी नजर एक अंधेरी और डरावनी गुफा पर पड़ी, जिसके बारे में पूरे क्षेत्र में ये प्रसिद्ध था कि वहाँ एक खूंखार राक्षस रहता है जो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता। रानी ये जानती थी कि उस गुफा में जाना मृत्यु को बुलाने जैसा है, लेकिन दूसरी ओर सैनिक निश्चित रूप से उन्हें और उनकी बेटी को मार डालते। इसलिए उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया और अपनी बेटी की रक्षा के लिए उस गुफा के अंदर जाने का निश्चय किया। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि एक विशाल और भयावह राक्षस गहरी नींद में सो रहा था। उसका शरीर रक्त से सना हुआ था और उसकी सांसों की आवाज गुफा में गूंज रही थी। रानी ने सावधानी से अपनी बेटी को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। ये स्थान भले ही कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन अभी यही एकमात्र रास्ता है जिससे मेरी बेटी की जान बच सकती है। मुझे इसे यहाँ छोड़कर उन सैनिकों का सामना करना होगा ताकि वे इस गुफा के अंदर तक ना पहुँच सकें। रानी ने अपनी बेटी को एक कोने में लिटाया और बिना समय गवाए गुफा से बाहर निकलकर सैनिकों का सामना करने के लिए आगे बढ़ गईं। बाहर पहुंचते ही उन्होंने तलवार संभाली और सैनिकों के सामने खड़ी हो गईं। युद्ध शुरू हुआ और रानी ने पूरी बहादुरी के साथ मुकाबला किया। उन्होंने कई सैनिकों को पराजित किया, लेकिन दुश्मनों की संख्या अधिक थी। धीरे धीरे उनकी शक्ति कम होने लगी और अंत में एक घातक वार ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। गुफा के बाहर हो रहे इस संघर्ष और शोर ने अंदर सो रहे राक्षस की नींद तोड़ दी। वो धीरे धीरे जागा और गुफा के बाहर की ओर बढ़ा। जैसे ही राक्षस गुफा से बाहर निकला, उसकी विशाल काया और भयानक रूप को देखकर सैनिकों के चेहरे पर भय साफ दिखाई देने लगा। राक्षस ने एक जोरदार गर्जना की और कुछ ही क्षणों में उसने सभी सैनिकों को समाप्त कर दिया। इसके बाद वो धीरे धीरे वापस गुफा के अंदर आया। गुफा में अब सन्नाटा था और उसी सन्नाटे के बीच उसकी नजर एक कोने में लेटी हुई उस छोटी बच्ची पर पड़ी। आज तो बहुत समय बाद मुझे नरम और ताजा मांस खाने को मिलेगा। ये छोटी सी बच्ची मेरी कई दिनों की भूख शांत कर देगी। अब कोई भी इसे मुझसे बचा नहीं सकता। राक्षस धीरे धीरे उस बच्ची के पास पहुंचा और उसने अपने विशाल हाथों से उसे उठा लिया। उसकी आंखों में भूख और हिंसा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। ताऊ, आप मुझे मारोगे क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। राक्षस कुछ क्षण के लिए वहीं रुक गया, जैसे उसके भीतर कुछ बदलने लगा हो। ये आवाज और ये मासूमियत उसके लिए बिल्कुल अनजानी थी। राक्षस उस छोटी बच्ची को अपने हाथों में उठाए खड़ा था। उसकी आंखों में भूख और क्रूरता दिखाई दे रही थी, लेकिन बच्ची के मासूम शब्द सुनकर वो कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया, जैसे उसने वर्षों बाद किसी इंसान की आवाज को बिना डर और नफरत के सुना हो। छोटी राजकुमारी आर्या को ये नहीं पता था कि उसे अपनी हथेलियों में उठाने वाला कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि पूरे जंगल का सबसे खतरनाक राक्षस है, जिसे देखकर बड़े बड़े योद्धाओं की भी हिम्मत टूट जाती थी। गुफा के बाहर सैनिकों की लाशें पड़ी थीं और अंदर गहरा सन्नाटा था। उस सन्नाटे के बीच केवल उस मासूम बच्ची की आवाज गूंज रही थी। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? इस जंगल में मेरा नाम सुनकर लोग कांपने लगते हैं और तुम मुझसे डरने के बजाय मुझसे बात कर रही हो। क्या तुम्हें अपनी जान का जरा भी डर नहीं है, छोटी बच्ची? मुझे नहीं पता आप कौन हो, लेकिन माँ कहती थी कि कोई भी कितना भी डरावना क्यों न दिखे, अगर उससे प्यार से बात करो तो वह बुरा नहीं होता। और मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए अगर आपके पास खाना है तो मुझे थोड़ा दे दीजिए। राक्षस कुछ पल तक चुपचाप उस बच्ची को देखता रहा।
उसने अपने जीवन में पहली बार किसी इंसान को बिना डर के अपने सामने खड़े देखा था। तभी बच्ची ने अपनी छोटी सी मुट्ठी खोली जिसमें आधा टूटा हुआ लड्डू रखा हुआ था। मेरे पास बस यही बचा है। माँ कहती थी खाना हमेशा बांट कर खाना चाहिए। आप भी थोड़ा खा लो। राक्षस की नजर उस छोटे से लड्डू पर टिक गई। उसके विशाल और खून से सने हाथ पहली बार कांपने लगे। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब उसकी भी एक छोटी बेटी थी जो इसी तरह उससे बातें करती थी। उसकी आंखों में वर्षों से भरा हुआ क्रोध धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और पहली बार उसके चेहरे पर हिंसा की जगह एक अजीब सी शांति दिखाई दी। कई वर्षों बाद किसी ने मेरे साथ भोजन बांटने की बात की है। लोग मुझे केवल राक्षस समझते हैं, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझे इंसान की तरह देखा है। अगर आप अच्छे बन जाओगे तो सब आपसे डरना बंद कर देंगे। फिर आप अकेले भी नहीं रहोगे। आर्या की बात सुनकर राक्षस पूरी तरह शांत हो गया। बच्ची को कुछ देर तक उसने देखता रहा। उस क्षण उसके भीतर वर्षों से दबी हुई इंसानियत फिर से जागने लगी थी। आज से तू इस गुफा में अकेली नहीं रहेगी। जिसने भी तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसे पहले मेरा सामना करना होगा। अब से मैं ही तेरी रक्षा करूंगा। उस रात जंगल का सबसे खतरनाक राक्षस बदल चुका था। जो कभी इंसानों के खून का प्यासा था, वही अब एक मासूम बच्ची की रक्षा करने का वचन दे रहा था। उसी दिन से आर्या और राक्षस की जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाले समय में उनका अतीत फिर से उनके सामने आने वाला है। जिसने भी इस बच्ची को मुझसे छीनने की कोशिश की, उसका अंत निश्चित होगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और देखते ही देखते कई वर्ष गुजर गए। वो छोटी सी बच्ची अब एक बहादुर और तेजस्वी युवती बन चुकी थी। राक्षस ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था और जंगल में रहकर उसे हर वो कला सिखाई थी जिससे वो किसी भी खतरे का सामना कर सके। आर्या अब जंगल के हर रास्ते, हर पेड़ और हर खतरे को पहचानने लगी थी। वो तीरंदाजी, तलवारबाजी और जंगल में जीवित रहने की कला में निपुण हो चुकी थी, लेकिन उसे अब तक अपने असली अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दूसरी ओर पूरे राज्य में ये अफवाह फैल चुकी थी कि घने जंगल के भीतर एक खतरनाक राक्षस रहता है, जिसके साथ एक रहस्यमयी लड़की भी दिखाई देती है। लोग उस जंगल में जाने से डरने लगे थे। मैंने अपनी आंखों से उस लड़की को देखा है। वो अकेली ही जंगली भेड़ियों के बीच चल रही थी और कोई भी जानवर उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जरूर उसका संबंध उस राक्षस से है जो जंगल में रहता है। लोग कहते हैं कि वो लड़की इंसान नहीं बल्कि किसी रहस्यमयी शक्ति का हिस्सा है, क्योंकि जो भी उस जंगल में उसके पीछे गया वो कभी वापस नहीं लौटा। उधर गुफा के बाहर आर्या लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, जबकि राक्षस दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसके भीतर अब पहले जैसी क्रूरता नहीं बची थी और वर्षों में वो पूरी तरह बदल चुका था। आर्या, मैंने तुझे कई बार कहा है कि जंगल के उस हिस्से में अकेले मत जाया कर। वहां इंसानों की हलचल बढ़ने लगी है और मुझे ये अच्छा संकेत नहीं लग रहा। ताऊ, आपने ही तो मुझे सिखाया है कि डर से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना चाहिए। अगर कोई खतरा आएगा तो मैं उससे खुद लड़ सकती हूँ और मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। मुझे तेरी ताकत पर शक नहीं है, लेकिन इंसान जंगल के जानवरों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। वे मुस्कुराते हुए भी धोखा दे सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुझे कभी उस दुनिया की क्रूरता का सामना करना पड़े। ताऊ, आप हमेशा इंसानों की बात आते ही इतने बदल क्यों जाते हो? ऐसा लगता है जैसे आपने उनके कारण बहुत कुछ खोया है, लेकिन आपने कभी मुझे अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया। हर इंसान का एक अतीत होता है आर्या। कुछ बातें जितनी दूर दबी रहें उतना अच्छा होता है, और अभी समय नहीं आया है कि तू उन सच्चाइयों को जाने जो तेरी जिंदगी बदल सकती हैं।
आर्या राक्षस की बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाई, लेकिन उसे इतना जरूर महसूस हुआ कि उसके जीवन से जुड़ा कोई बड़ा रहस्य है जिसे उससे छुपाया जा रहा है। उसी समय दूर जंगल के बाहर कुछ सैनिक दिखाई दिए जो चुपके से उस इलाके की निगरानी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबे समय बाद फिर से उस जंगल तक पहुंच चुका हो। जंगल के बाहर छिपे सैनिक काफी देर तक आर्या और राक्षस पर नजर रखते रहे। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था कि जिस लड़की को वर्षों पहले मृत समझ लिया गया था वो अब जीवित है और उसी खतरनाक राक्षस के साथ रह रही है। कुछ देर बाद वे सैनिक चुपचाप वहां से निकल गए और सीधे विराटगढ़ के महल की ओर रवाना हो गए। उधर वर्षों बाद अब विराटगढ़ पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले लोगों के चेहरों पर खुशी दिखाई देती थी, वहां अब डर और अन्याय का माहौल था। विक्रांत ने राजा बनने के बाद पूरे राज्य पर कठोर नियम लागू कर दिए थे और जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता उसे दंड दिया जाता था। महल के अंदर विक्रांत अपने दरबार में बैठा हुआ था। तभी सैनिक वहां पहुंचे और उसके सामने झुक गए। महाराज, हम उस जंगल से लौटे हैं जहां वर्षों से उस राक्षस के होने की बातें सुनाई देती थीं, और वहां हमने एक ऐसी लड़की को देखा है जिसकी उम्र और पहचान बिल्कुल उस खोई हुई राजकुमारी से मिलती है जिसे वर्षों पहले मृत समझ लिया गया था। सोच समझकर बोलो सैनिक, क्योंकि अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। क्या तुम सच में कहना चाहते हो कि वीरेंद्र सिंह की बेटी अभी भी जीवित है? महाराज, हमने अपनी आंखों से उसे देखा है और वो उसी राक्षस के साथ जंगल में रह रही है। गांव के लोग भी अब उसके बारे में बातें करने लगे हैं और सभी उसे रहस्यमयी लड़की कह रहे हैं। सैनिकों की बात सुनकर कुछ क्षणों के लिए पूरा दरबार शांत हो गया। विक्रांत की आंखों में क्रोध और बेचैनी साफ दिखाई देने लगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि अगर असली राजकुमारी जिंदा है तो उसका सिंहासन खतरे में पड़ सकता है। इतने वर्षों बाद भी वो लड़की जिंदा कैसे बच गई? मैंने सोचा था कि उस रात राजा वीरेंद्र का पूरा वंश समाप्त हो चुका है, लेकिन अगर वो सच में जीवित है तो इसका मतलब है कि मेरा राज सिंहासन अभी भी सुरक्षित नहीं है। महाराज, अगर ये बात पूरे राज्य में फैल गई कि असली राजकुमारी जीवित है तो लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, क्योंकि आज भी कई लोग पुराने राजा को याद करते हैं और उनके परिवार के प्रति सम्मान रखते हैं। इसलिए ये खबर महल की दीवारों से बाहर नहीं जानी चाहिए। उस लड़की को जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाया जाए, और अगर कोई भी हमारे रास्ते में आए तो उसे खत्म कर दिया जाए, चाहे वो इंसान हो या वो राक्षस। उधर जंगल में आर्या को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी फिर से खतरे में आने वाली है। वो नदी के किनारे बैठकर अपने तीरों को तैयार कर रही थी, जबकि राक्षस दूर खड़ा जंगल की ओर देख रहा था, जैसे उसे किसी आने वाले खतरे का एहसास हो रहा हो। ताऊ, आज आप बहुत शांत लग रहे हो। सुबह से आपने ठीक से बात भी नहीं की। क्या जंगल में कुछ हुआ है या फिर आप मुझसे कोई बात छुपा रहे हो? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत जल्द हमारी जिंदगी बदलने वाली है। जंगल की हवा बदल चुकी है और कई वर्षों बाद इंसानों की गंध फिर से इस जगह तक पहुंची है। ये आने वाले खतरे का संकेत है। अगर कोई खतरा आएगा तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। आपने हमेशा मेरी रक्षा की है और अब मैं भी इतनी कमजोर नहीं हूँ कि किसी से डर जाऊं। राक्षस ने आर्या की ओर देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी शांति नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि जिस अतीत से वो इतने वर्षों तक आर्या को दूर रखता आया था, अब वही अतीत उनके सामने लौटने वाला है। उसी समय जंगल के अंधेरे हिस्से में कुछ सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ते दिखाई दिए। रात धीरे धीरे जंगल पर छाने लगी थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था और पेड़ों के बीच से गुजरती हवा अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। उसी अंधेरे में विक्रांत के सैनिक चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। वे अलग अलग दिशाओं में फैल चुके थे और उनका लक्ष्य केवल एक था, किसी भी कीमत पर आर्या को पकड़कर महल तक ले जाना। उधर गुफा के बाहर आर्या आग जलाकर भोजन तैयार कर रही थी,
जबकि राक्षस लगातार जंगल की ओर देख रहा था। उसे अब साफ महसूस होने लगा था कि खतरा बहुत करीब आ चुका है। ताऊ, आप सुबह से लगातार जंगल की तरफ देख रहे हो और एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठे। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना बेचैन कर रही है? क्या आपने सच में किसी खतरे को महसूस किया है? कई वर्षों तक ये जंगल शांत रहा, लेकिन आज इसकी हवा बदल चुकी है। मुझे इंसानों की गंध महसूस हो रही है और ये साधारण शिकारी नहीं है, वे सीधे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए आज रात तुझे बहुत सावधान रहना होगा। अगर वे लोग यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें हमारी मौजूदगी के बारे में पता चल चुका है। लेकिन आपने ही मुझे सिखाया है कि डरकर छिपना नहीं, बल्कि सही समय पर मुकाबला करना चाहिए। इसलिए चाहे जो भी आए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसी समय जंगल के अंधेरे हिस्से से अचानक एक तीर तेज गति से निकलकर आर्या की तरफ आया, लेकिन राक्षस ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोक लिया। अगले ही पल चारों तरफ से सैनिक बाहर निकल आए और उन्होंने गुफा को घेर लिया। ध्यान से सुनो लड़की, हमें आदेश मिला है कि तुम्हें जिंदा पकड़कर विराटगढ़ ले जाया जाए। इसलिए समझदारी इसी में है कि बिना विरोध किए हमारे साथ चलो, वरना इस जंगल में तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं बचेगा। तुम लोग कौन हो और मुझे पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इतने सारे सैनिक मेरे पीछे भेजे गए हैं? तुम्हें शायद अभी तक अपने बारे में सच्चाई नहीं पता, लेकिन हमारे महाराज तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उन्होंने साफ आदेश दिया है कि तुम्हें किसी भी हालत में वापस ले जाना है। ये सुनकर आर्या कुछ पल के लिए उलझन में पड़ गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके बारे में इस तरह बात की थी जैसे वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि किसी बड़े रहस्य का हिस्सा हो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, राक्षस आगे बढ़ गया और सैनिकों के सामने खड़ा हो गया। मैंने वर्षों तक इस जंगल को इंसानों से दूर रखा है, लेकिन तुम लोगों ने फिर भी यहाँ आने की गलती की। अब वापस लौट जाओ, वरना आज तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। हमें उस लड़की को लेकर जाना ही होगा, चाहे इसके लिए हमें तुम्हें खत्म क्यों न करना पड़े। हमला करो। अगले ही पल सैनिकों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। जंगल एक बार फिर तलवारों और चीखों की आवाज से गूंज उठा। आर्या ने भी अपना धनुष उठाया और सैनिकों पर तीर चलाने शुरू कर दिए, जबकि राक्षस अपने विशाल हाथों से सैनिकों को दूर फेंक रहा था। युद्ध तेजी से बढ़ता जा रहा था, लेकिन लड़ाई के बीच आर्या बार बार उसी बात के बारे में सोच रही थी जो सैनिकों ने कही थी। जंगल में चल रहा युद्ध काफी देर तक जारी रहा, लेकिन धीरे धीरे विक्रांत के सैनिक कमजोर पड़ने लगे। राक्षस की ताकत और आर्या की फुर्ती के सामने वे ज्यादा देर टिक नहीं पाए। कुछ ही समय में अधिकांश सैनिक मारे जा चुके थे और बाकी डरकर पीछे हटने लगे। आखिर में केवल सेनापति ही किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सफल हो पाया। उधर राक्षस और आर्या गुफा के बाहर खड़े थे। चारों तरफ युद्ध के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन आर्या के मन में अब लड़ाई से ज्यादा उन बातों का असर था जो सैनिकों ने कही थी। ताऊ, वे लोग मुझे बार बार पकड़ने की बात क्यों कर रहे थे और क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरे बारे में कुछ जानते हों? मैंने आज तक जंगल के बाहर की दुनिया भी ठीक से नहीं देखी, फिर आखिर मेरा उनसे क्या संबंध हो सकता है? अभी रात बहुत हो चुकी है और तू भी थक चुकी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका सही समय आने पर ही पता चलना चाहिए, इसलिए अभी इन बातों को भूलकर आराम कर ले। आर्या ने राक्षस की बात तो मान ली, लेकिन उसके मन में उठ रहे सवाल शांत नहीं हुए। रात गहरी होती गई और कुछ देर बाद वो गुफा के अंदर जाकर सो गई, लेकिन उसके मन में वही बातें घूमती रहीं। उधर वो घायल सेनापति भागता हुआ सीधे विराटगढ़ के महल पहुंचा। उसकी हालत देखकर महल के सैनिक भी घबरा गए और तुरंत उसे विक्रांत के सामने ले जाया गया। ये तुम्हारी हालत कैसे हुई और बाकी सैनिक कहाँ हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग एक साधारण लड़की को पकड़ने में असफल होकर वापस लौट आए हो? महाराज, वो कोई साधारण लड़की नहीं है और उसके साथ जो राक्षस रहता है वो बेहद खतरनाक है।
हमने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन उसने अकेले ही हमारे अधिकांश सैनिकों को मार डाला। अगर मैं वहां से नहीं भागता तो शायद मैं भी जीवित वापस नहीं लौट पाता। इतने वर्षों बाद भी वो राक्षस जिंदा है और अब वो लड़की भी उसके साथ खड़ी होकर लड़ रही है। इसका मतलब खतरा मेरी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। महाराज, अगर ये बात लोगों तक पहुंच गई कि असली राजकुमारी जीवित है तो राज्य में विद्रोह हो सकता है, इसलिए हमें बहुत सावधानी से कदम उठाना होगा। अब ये काम सैनिकों के बस का नहीं रहा। कल मैं स्वयं उस जंगल में जाऊंगा और अपने हाथों से उस लड़की और उस राक्षस दोनों का अंत कर दूंगा। उधर जंगल में रात पूरी तरह शांत हो चुकी थी। आर्या गहरी नींद में थी, लेकिन उसके मन में उठ रहे सवाल उसे चैन से सोने नहीं दे रहे थे। तभी अचानक उसे अपने सपने में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और उस प्रकाश के बीच एक संत प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और उनकी आंखों में गहरी करुणा दिखाई दे रही थी। आर्या, अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन की सच्चाई को जाने। तू कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि विराटगढ़ की असली राजकुमारी है। तेरे पिता एक महान राजा थे और तेरी मां ने अपनी अंतिम सांस तक तुझे बचाने के लिए संघर्ष किया था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एक साधारण लड़की हूँ जिसने अपना पूरा जीवन इस जंगल में बिताया है, फिर मैं राजकुमारी कैसे हो सकती हूँ? सत्य हमेशा छुपा नहीं रहता आर्या। जिस अंधकार ने तेरे परिवार को खत्म किया था, अब वही फिर से तेरे सामने आने वाला है। इसलिए अब तुझे अपनी असली पहचान स्वीकार करनी होगी। इतना कहने के बाद वो प्रकाश धीरे धीरे गायब हो गया और उसी क्षण आर्या की आंख खुल गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके मन में डर, आश्चर्य और सवाल एक साथ उमड़ रहे थे। वो तुरंत उठकर गुफा के बाहर आई, जहां राक्षस शांत बैठा हुआ था। ताऊ, मुझे अभी एक सपना आया और उसमें एक संत ने कहा कि मैं कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि विराटगढ़ की राजकुमारी हूँ। अब आप मुझसे सच मत छुपाइए और मुझे बताइए कि आखिर मैं कौन हूँ। राक्षस कुछ क्षणों तक शांत खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे वो वर्षों से छुपाए गए सच को स्वीकार करने की तैयारी कर रहा हो। सामने आर्या खड़ी थी और उसकी नजर लगातार राक्षस पर टिकी हुई थी। वर्षों से उसके मन में जो सवाल छिपे हुए थे, अब उनके उत्तर सामने आने वाले थे और राक्षस भी समझ चुका था कि अब वो इस सच्चाई को ज्यादा समय तक छुपाकर नहीं रख सकता। जिस रात विराटगढ़ के महल पर हमला हुआ था, उसी रात तेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सेनापति विक्रांत ने सत्ता पाने के लिए तेरे पिता राजा वीरेंद्र के साथ विश्वासघात किया और पूरे महल को आग और खून से भर दिया। तो क्या सच में मेरे माता पिता उस युद्ध में मारे गए थे और मैं उसी राज्य की बेटी हूँ जिसके बारे में लोग कहानियां सुनाते हैं? तेरे पिता आखिरी सांस तक लड़ते रहे और तेरी माँ तुझे बचाकर इस जंगल तक लेकर आई थी। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे और उसी भागते हुए वो इस गुफा तक पहुंची, क्योंकि उन्हें पता था कि इस गुफा में रहने वाला राक्षस किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आर्या चुपचाप राक्षस की बातें सुनती रही। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ की कल्पना घूमने लगी, जो उसे बचाने के लिए अकेले सैनिकों से लड़ रही थी। और फिर क्या हुआ? मेरी माँ के बाद मेरा क्या हुआ और आपने मुझे क्यों बचाया? जब तेरी माँ सैनिकों से लड़ते हुए मारी गई, तब शोर सुनकर मेरी नींद खुल गई थी। मैं बाहर गया और उन सैनिकों को मार डाला। फिर जब मैं वापस गुफा में आया तो मैंने तुझे देखा। मैं तुझे मारने ही वाला था, क्योंकि उस समय मेरे अंदर केवल क्रोध और हिंसा बची थी। लेकिन आपने मुझे मारा नहीं। क्योंकि तूने मुझे राक्षस नहीं समझा। तूने मासूमियत से मुझसे पूछा था कि क्या मैं तुझे मार दूंगा, और फिर अपना आधा लड्डू मुझे खिलाने की कोशिश की थी। उस पल मुझे अपनी बेटी की याद आ गई, जिसे मैंने वर्षों पहले खो दिया था। और उसी दिन मैंने फैसला किया
कि अब से तू अकेली नहीं रहेगी। आर्या की आंखें नम हो गईं और वो कुछ देर तक शांत खड़ी रही। अब उसे समझ आने लगा था कि जिस व्यक्ति को पूरी दुनिया राक्षस कहती है, वही उसके लिए पिता बनकर खड़ा रहा। आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन मेरे लिए जो किया वो कोई अपना पिता ही कर सकता है। अगर उस रात आप मुझे नहीं बचाते तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है आर्या, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। विक्रांत को पता चल चुका है कि तू जिंदा है और वो तुझे कभी चैन से नहीं जीने देगा, क्योंकि तेरी मौजूदगी उसके सिंहासन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आर्या ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसके मन में पहली बार अपने माता पिता के लिए न्याय और विक्रांत के खिलाफ क्रोध जाग चुका था। अगर विक्रांत ने मेरे परिवार के साथ विश्वासघात किया है और इस राज्य को डर में जीने पर मजबूर किया है, तो अब उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। मैं अपने माता पिता के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही पूरे जंगल में सैनिकों की आवाजें गूंजने लगीं। चारों तरफ मशालें और हथियार दिखाई देने लगे थे। विक्रांत स्वयं अपनी विशाल सेना के साथ उस गुफा की ओर बढ़ रहा था, जहां वर्षों से विराटगढ़ की असली राजकुमारी छिपी हुई थी। उधर गुफा के बाहर आर्या और राक्षस खड़े थे। दोनों समझ चुके थे कि अब ये लड़ाई टलने वाली नहीं है और आज के बाद या तो सत्य बचेगा या फिर विक्रांत का अत्याचार। कुछ ही देर में विक्रांत अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया और उसने क्रोध से आर्या की ओर देखा। आखिरकार तू मेरे सामने आ ही गई। वर्षों पहले मैं समझ बैठा था कि राजा वीरेंद्र का पूरा वंश खत्म हो चुका है, लेकिन अब मैं अपनी उस गलती को हमेशा के लिए सुधार दूंगा और आज तेरे साथ साथ इस राक्षस का भी अंत हो जाएगा। जिस सिंहासन को पाने के लिए तुमने विश्वासघात किया था, आज वही सिंहासन तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। तुमने मेरे माता पिता से उनका जीवन छीना और इस राज्य से उसकी शांति, लेकिन अब तुम्हारे अत्याचार का अंत निश्चित है। विक्रांत ने अपनी तलवार उठाई और सैनिकों को हमला करने का आदेश दे दिया। अगले ही पल पूरा जंगल युद्ध की आवाजों से गूंज उठा। आर्या अपने धनुष और तलवार से सैनिकों का सामना कर रही थी, जबकि राक्षस अपनी पूरी शक्ति से दुश्मनों को रोक रहा था। धीरे धीरे युद्ध और भयानक होता गया। इसी बीच विक्रांत ने मौका देखकर पीछे से आर्या पर हमला करने की कोशिश की। जैसे ही विक्रांत की तलवार आर्या की ओर बढ़ी, राक्षस तुरंत उसके सामने आ गया और वो घातक वार सीधे उसके सीने में जा लगा। राक्षस जोर से जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर घायल हो गया। ये देखकर आर्या घबरा गई। राक्षस गंभीर रूप से घायल हो चुका था, लेकिन उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर विक्रांत को पकड़ लिया और जोर से दूर फेंक दिया। आर्या तुरंत उठी और अपनी तलवार लेकर विक्रांत की ओर बढ़ी। इतना कहकर आर्या ने विक्रांत का अंत कर दिया और उसी क्षण बरसों पुराना अन्याय समाप्त हो गया। युद्ध खत्म हो चुका था। सैनिक डरकर भाग चुके थे और जंगल में फिर से शांति लौटने लगी थी। लेकिन उधर राक्षस जमीन पर घायल पड़ा था और उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं। आर्या उसके पास बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आपने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह संभाला। जब पूरी दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया, तब आप मेरे साथ खड़ी रही। अगर आज आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उसी समय अचानक जंगल में तेज प्रकाश फैलने लगा और चारों तरफ एक दिव्य आभा दिखाई देने लगी। आर्या ने ऊपर देखा तो उसके सामने संत कबीर प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया था। जिसने अपने जीवन में केवल क्रोध और हिंसा देखी थी, उसी ने एक मासूम बच्ची के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की। यही सच्चा परिवर्तन है और यही प्रेम की शक्ति है। संत कबीर ने धीरे से अपना हाथ राक्षस के सिर पर रखा। उसी क्षण उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और उसका भयानक रूप धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका विशाल और डरावना शरीर शांत होने लगा और वो धीरे धीरे सामान्य इंसानी रूप में बदल गया। ये कैसे संभव है? ये कोई जन्म से राक्षस नहीं था,
वर्षों पहले अपने परिवार को खोने के बाद इसके भीतर केवल क्रोध और अंधकार बच गया था। वही अंधकार इसे राक्षस बना गया। लेकिन तुम्हारे प्रेम और इसकी कुर्बानी ने आज उस शाप को समाप्त कर दिया। तूने मुझे कभी राक्षस समझकर नहीं देखा, शायद इसीलिए आज मैं फिर इंसान बन पाया। मेरे लिए आप हमेशा वही रहोगे जिसने मुझे जीवन दिया। चाहे दुनिया आपको किसी भी नाम से बुलाए। कुछ समय बाद आर्या विराटगढ़ लौटी और पूरे राज्य को विक्रांत की सच्चाई पता चली। लोगों ने अपनी असली राजकुमारी का स्वागत किया और वर्षों बाद राज्य में फिर से शांति और न्याय लौट आया। अब आर्या अकेली नहीं थी, क्योंकि जिसने उसे बचपन से संभाला था वो आज भी उसके साथ खड़ा था, लेकिन इस बार एक राक्षस नहीं बल्कि एक इंसान बनकर। ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।